ने कोई डरावना सपना देखा था। वो चिल्ला कर उठती है। उसके पापा उसकी आवाज सुनकर भागकर उसके पास जाते हैं। क्या हुआ पीहू, क्या कोई बुरा सपना देखा है? हाँ पापा, मैंने देखा कि मेरी सौतेली माँ मुझे मार रही है। पर बेटा तुम्हें ऐसा सपना आया क्यों? तुमने तो अभी तक अपनी माँ को देखा भी नहीं है। शादी तो आज है। पापा, आप दूसरी शादी मत करो, सौतेली माँ मुझे मारेगी। पीहू बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारिका एक बहुत अच्छी माँ बनेगी, देख लेना, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। और बेटा, लास्ट टाइम पर कुछ भी बदला नहीं जा सकता। महेश अपनी 10 साल की बेटी को गले लगाकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था और खुद भी सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर पीहू को ये सपना क्यों आया। अगले दिन महेश सारिका से शादी कर उसे घर ले आता है। वहीं महेश के छोटे भाई रचित की पत्नी नीतू ने पीहू के कान भरने शुरू कर दिए। देखो पीहू, अब तुम्हारी सौतेली माँ घर आ गई है। अब वही तुम्हारा ख्याल रखेंगी, पता नहीं रखेगी या नहीं रखेगी, क्योंकि सौतेली माँ तो कभी भी अपने सौतेले बच्चों से प्यार नहीं करती। तो क्या चाची, मेरी सौतेली माँ आते ही मुझे मारना शुरू कर देगी? अरे नहीं नहीं, आते ही नहीं मारने वाली। पहले तो सबके सामने तुम्हें प्यार करेगी और फिर धीरे धीरे तुम पर हुक्म चलाने लगेगी और फिर तुम्हारी शिकायतें तुम्हारे पापा से करेंगी और उसके बाद तुम्हारी पिटाई भी करेंगी। अपनी चाची की बात सुनकर पीहू का नन्हा समन बुरी तरह घबरा जाता है और जब महेश पीहू को सारिका से मिलवाता है तो पीहू बहुत डरी हुई थी। क्या हुआ पीहू बेटी, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सौतेली माँ दुखी रखेगी? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरी बेटी हो। अभी तो सबके सामने तुम मुझे प्यार कर रही हो, लेकिन अकेले में मुझे मारोगी। कैसी बातें कर रही हो बेटी, मैं भला क्यों मारूंगी? तुम्हारे लिए ही तो मैं यहाँ आई हूँ। वो पीहू का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचना चाहती थी, लेकिन पीहू वहाँ से भाग जाती है। पता नहीं किसने इसके मन में ये डर बैठा दिया कि सौतेली माँ अच्छी नहीं होती है। अभी बच्ची है, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे वो सब जान जाएगी और फिर मुझे अपनी माँ भी कहेगी। कुछ दिनों बाद सारिका ने सारे घर का काम खत्म किया। पीहू को आवाज लगाते लगाते वो थक चुकी थी, लेकिन उसे पूरे घर में पीहू कहीं नजर नहीं आई। उसने घबराकर महेश को फोन कर दिया और महेश ने नीतू को फोन करके पूछा तो उसने कहा कि पीहू मेरे साथ है। महेश के घर आने पर, महेश, मुझे लगता है कि जैसे पीहू मुझे अपनी माँ कभी नहीं मानेगी। जब देखो वो नीतू के पास ही रहती। बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। पीहू हमेशा घर में डरी डरी रहती थी। 2 साल निकल जाते हैं और एक दिन महेश सुबह सुबह अखबार पढ़ते ही अचानक से जमीन पर गिर जाता है। सारिका और पीहू भी वहीं पर थे। सारिका एम्बुलेंस बुलाती है और हॉस्पिटल जाने पर पता चलता है कि महेश अब इस दुनिया में नहीं है। क्रियाकर्म के कुछ दिन बाद, अरे सारिका दीदी, अब आप क्या करोगी? पीहू भी छोटी है और आप कोई नौकरी भी नहीं करती हो। समझ रही हूँ, सब कुछ समझ रही हूँ। बस अब कुछ न कुछ कदम तो उठाना ही पड़ेगा। मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, पीहू का ध्यान रखने के लिए, उसे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए। मैंने महेश से वादा किया था कि मैं पीहू का हमेशा ध्यान रखूंगी। पर मैंने तो सुना है कि पीहू आपको अपनी माँ ही नहीं मानती। पीहू, अरे वो तो अभी बच्ची है, पर मैं तो उसकी माँ हूँ। ये बात वो माने या ना माने, लेकिन मैं तो मानती हूँ ना। नीतू बातों ही बातों में सारिका से घर बेचने की बात करती है, लेकिन सारिका मना कर देती है, जिसे सुनकर नीतू को बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी हुई पीहू अपनी चाचा और मामी की बात सुनने के बाद अपनी सौतेली माँ के पास आती है। क्या आप सचमुच में अपने आप को मेरी माँ कहती हो? कहती नहीं हूँ पीहू, मैं सचमुच में तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे सौतेली माँ मत समझो, तुम मुझे दूसरी माँ कह सकती हो। बेटा, इस समय भी अगर हम मिलकर साथ नहीं रहेंगे तो तुम्हारे पापा को बड़ा दुख होगा। सारिका से पहली बार पीहू ने इतने आराम से बात की। उसे सारिका से बात करके अच्छा लगा, पर वो मन ही मन सोच रही थी कि चाची सही बोल रही हैं या मेरी सौतेली माँ सही बोल रही। वो जब भी नीतू के पास जाती, नीतू 2 के 4 सुनाती और सारिका जब भी पीहू से बात करती हमेशा आगे बढ़ाने की बात करती, साथ रहने की बात करती है। और पीहू इसी उधेड़ बुन में 18 साल की हो जाती है। उसका 18वां जन्मदिन था जब सारिका उसके लिए एक तोहफा लेकर आती है। ये क्या है? क्या आप मुझे कोई किताब दे रही हैं? नहीं पीहू, मैं तुम्हारे हाथ में ये कागज दे रही हूँ। तुम इस कागज को खोल कर देखो। हाँ, शायद तुम्हें समझ में ना आए तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये इस घर के कागज हैं। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कुछ सेविंग्स की हुई थी, उसके कागज हैं। आज तुम 18 साल की हो गई हो
और अब ये सब कुछ तुम्हारा है। मैं जानती हूँ तुम मुझे अपनी सौतेली माँ ही समझती हो, लेकिन मैं सच कहती हूँ बेटा, तुम कल भी मेरी बेटी थी, आज भी मेरी बेटी हो और आगे भी हमेशा मेरी बेटी रहोगी। वो पेपर देकर सारिका अपने कमरे में रोते हुए चली जाती है। पीहू ध्यान से उन सारे पेपर्स को देखती है और हैरान होती है कि उसकी सौतेली माँ ने वो सब कुछ संभाल के रखा है। नीतू चाची ने तो मेरे मन में न जाने सौतेली माँ का क्या हवा बना दिया था। अगर ये इतनी बुरी होती तो ये सब मुझे न देती। मुझे अकेला छोड़कर भी तो जा सकती थी। पापा को गए हुए 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कभी कहा सुनी हुई तो हमेशा चुप हो गई। लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे पास सौतेली माँ नहीं, मेरे पास तो दूसरी माँ है। पीहू सारे पेपर्स वहीं रखकर अपनी माँ के कमरे का दरवाजा बजाती है और थोड़ी देर में रोते हुए सारिका दरवाजा खोलती है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे जिसने जो कहा मैं वो सुनती रही। मैंने कभी आपकी तरफ नहीं देखा, आपके प्यार को नहीं समझा, लेकिन आज मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे समझ आ रहा है कि आप बहुत अच्छी हैं और केवल मेरे बारे में सोचती हैं। मेरे पास और कोई दूसरा है ही नहीं पीहू जिसके बारे में मैं सोचूं। बस मैं चाहती हूँ कि तुम एक कामयाब लड़की बनो और अपने पापा का नाम रोशन करो। हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं पापा के साथ साथ आपका भी नाम रोशन करूँगी। पीहू का नंबर डॉक्टरी में आ जाता है और वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चली जाती है। फोन पर, पीहू बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना और किसी बात की चिंता मत करना। मत भूलो तुम्हारी माँ अभी तुम्हारे पास है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, लेकिन अभी मुझे यहाँ पता चला है कि जितनी सेविंग्स पापा मेरे लिए छोड़ कर गए हैं वो काफी नहीं है डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। मैंने कहा ना, तुम चिंता मत करो। मैं भी तो इतने सालों से नौकरी कर रही हूँ, मेरे पास भी कुछ सेविंग्स है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और जल्दी से अच्छी डॉक्टर बन जाओ। सारिका ने अपने सारे अकाउंट्स निकालकर बाहर रख दिए और वो हिसाब किताब करने लगी। पीहू की बात ने तो मुझे चिंता में डाल दिया था। भगवान का शुक्र है इतनी सेविंग्स तो है कि पीहू डॉक्टर बन जाएगी, और अभी तो मैं नौकरी कर रही हूँ। मेरा खर्चा ही क्या है। मुझे लगता है पीहू को और पैसे भेज सकती हूँ। पीहू की डॉक्टरी की पढ़ाई में सारिका किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने देती और एक दिन पीहू बिना बताए घर आती है और वो देखती है कि नीतू चाची सारिका से बात कर रही हैं। बड़े बड़े पागल देखे मैंने, लेकिन सारिका तुझसे कम देखे। महेश भैया को गए हुए कितने साल हो गए। तुम तो दूसरी शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए था, और तुम यहाँ अपनी सौतेली बेटी को पाल सारे पैसे उसकी पढ़ाई पर लगा दिए। अपने बुढ़ापे के लिए भी तो कुछ बचा कर नहीं रखा तुमने। कल को पीहू किसी और से शक्कर यहाँ से चली जाएगी, फिर तुम्हारा क्या होगा? देखा जाए तो जमाने के हिसाब से मैं तुम्हारी बातों पर गौर करूं तो तुम्हारी सारी बातें सही है, लेकिन अगर मैं अपने दिल की बात करूं तो तुम्हारी बातें भी बेबुनियाद। माना कि पीहू को मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन उसे पाला है। मैं जानती हूँ कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है। बुढ़ापे का किसने देखा है? यहाँ तो कल का ही भरोसा नहीं है। बस पीहू कामयाब हो जाए, बुढ़ापा भी देखा जाएगा। तुम चाय पियोगी तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। देख लो भाई, मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए ये बात कही थी। वैसे इतना अच्छा बनना मुझे नहीं लगता सही है। हाँ, चाय तो पीने का मन कर रहा है। जाओ बना लाओ मेरे लिए भी। दरवाजा खोलकर पीहू अंदर आती है। नीतू उसे देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। अरे पीहू, तुम कब आई? बस नीतू चाची अभी आई जब आप मेरे खिलाफ मेरी माँ के कान भर रही थी, जैसा कि तुमने हमेशा से किया। बचपन में मेरे कान भरे कि तुम्हारी सौतेली माँ बहुत बुरी है। मेरे पापा इसी तकलीफ में दुनिया से चले गए कि मैंने अपनी सौतेली माँ को माँ नहीं माना कि ये सौतेली माँ थी, लेकिन तुम तो मेरी सगी चाची भी न थी। तुमने हम दोनों के साथ अच्छा नहीं किया चाची। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और कभी मत वापस आना यहाँ। पीहू की आवाज सुनकर सारिका भी रसोई से बाहर आ गई थी और सारी बात जानने के बाद वो भी हैरान थी। नीतू की तरफ देख रही थी। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ नीतू? तो वो तुम थी जो बचपन में पीहू का मन खराब कर रही थी मेरे प्रति। कान खोलकर सुन लो, पीहू के पापा ने मुझे पसंद नहीं किया था। पीहू की तकलीफ को मैंने महसूस किया था, इसलिए मैंने महेश से शादी की बात की थी ताकि मैं पीहू को माँ का प्यार दे सकूं, क्योंकि मैं तो कभी माँ बन ही नहीं सकती थी। मैं ना तब गलत थी ना मैं आज गलत हूँ। मैंने पीहू को यही बोला था कि सौतेली माँ अच्छी नहीं होती है। अब मुझे थोड़ी पता कि तुम्हें तो सगी माँ बनने का शौक चढ़ा हुआ है। मेरी बला से तुम दोनों कुछ भी कहो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और पीहू जोर से दरवाजा बंद कर देती है। सारिका पीहू से पूछती है कि वो अचानक क्यों चली आई।
आपको लेने आई हूँ। अगले हफ्ते मुझे डिग्री जो मिलने वाली है। ये सुनकर सारिका पीहू को गले लगा लेती है और अगले हफ्ते वो अपनी बेटी के सेमिनार में शामिल होती है। पीहू सबके सामने अपनी माँ को ही डॉक्टर बनने के लिए प्रेरणादायक बताती है। माँ, आप मेरी सौतेली माँ नहीं हो, आप मेरी सगी माँ हो। और ये कहकर पीहू सारिका के गले लग जाती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सरोज नाम की विधवा औरत अपनी 2 बेटियों रानी और रुचि के साथ रहती थी और गांव के लोगों के घर घर जाकर उनकी गाय भैंसों के लिए चारा काटने का काम करती थी। पति के गुजरने के बाद वो हमेशा अपनी दोनों बेटियों में ही अपना सहारा ढूंढती थी, इसलिए उसने दोनों बेटियों को गांव के ही सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। रानी और रुचि पढ़ाई में भी अच्छी थी। जहां रानी काफी शांत स्वभाव की लड़की थी, वहीं रुचि तेज तर्रार और शातिर थी। एक दिन, बस जल्दी से तुम दोनों पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ तो मैं थोड़े सुख के दिन देख लूं। माँ, तू क्यों फिक्र करती है? सब सही हो जाएगा। बस 2-4 साल की ही तो बात है। पढ़ाई खत्म होने दो, देख लेना कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी और फिर सब सही हो जाएगा। तुम भी ना रानी, क्यों माँ को झूठी तसल्ली दे रही हो? अरे पढ़ाई करने के बाद भी बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर एक नौकरी करोगी। मेरी मानो तो पढ़ाई खत्म करने के बाद में एक अमीर लड़के से शादी कर लो और फिर उसी की कमाई का कुछ हिस्सा माँ को देती रहना। आज तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन आइंदा कभी मत कहना। हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकते? लगता है तुमने तो यही सोचा हुआ है। तो इसमें बुराई क्या है? नौकरी करें या ना करें, फिर भी शादी तो करनी ही है। फिर शादी ही क्यों ना कर ले? अच्छे से घर में शादी हो जाएगी तो नौकरी का झंझट ही खत्म। ठाट बाट से रानी बनकर रहो। रुचि, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और ये फालतू की बातें आइंदा से मेरे सामने कभी मत करना। थोड़ी लाज शर्म है या नहीं? रुचि मुंह बनाकर घर से बाहर चली जाती है। रानी अपनी माँ को समझाने लगती है, पर रुचि की बात सुनकर सरोज काफी गुस्से में थी। थोड़ा समय बीतने के बाद दोनों बहनें अपनी पढ़ाई खत्म कर लेती हैं और रानी वही बच्चों को ट्यूशन देने का काम करने लगती है और साथ ही साथ नौकरी भी ढूंढने लगती है। रुचि पढ़ाई खत्म होने के बाद अपनी अमीर बनाई गई सहेलियों से मिलती जुलती और शाम तक घर आती। रुचि, मैंने कल देखा तुम जमींदार के लड़के के साथ घूम रही थी। खबरदार जो आइंदा मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ घूमते देख लिया। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है वो। इसमें बुराई क्या है माँ? आजकल तो सभी लड़के लड़कियां इसी तरह ही मिलते हैं, क्या गांव क्या शहर। और वो मुझे पसंद करता है और कल ही अपने माँ बाबा से मेरे लिए बात करेगा। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। तुझे क्या लगता है कि वो अमीर ज्यादा आएगा अपने माँ बाप के साथ और तेरा हाथ मांगेगा? कल से घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रानी, इस पर नजर रखियो। सरोज के चले जाने के बाद, क्या चल रहा है, मुझे क्यों नहीं बताया? माँ सच कह रही है रुचि, अभी भी संभल जा। तुझे क्या लगता है कि जमींदार का लड़का लोगों के घरों में चारा काटने वाली की लड़की से शादी करेगा? हाँ, उसने मुझसे वादा किया है और वो अपने माँ बाबा को हमारे घर लेकर आएगा। उधर जमींदार का लड़का समीर अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है कि उसे रुचि से ही शादी करनी है। तुझे पता है उसकी माँ घरों में चारा काटती है, उनकी हैसियत ही नहीं है कि वो हम लोगों से रिश्ता जोड़े। पर समीर खुद को मारने की धमकी देकर किसी तरह अपने माता पिता को शादी के लिए राजी कर लेता है और फिर सादे तरीके से समीर और रुचि की शादी हो जाती है। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी तो कर ली और वो अमीर भी हो गई, लेकिन मैं जानती हूँ जिस तरह का उसकी सास शादी में व्यवहार कर रही थी, वो कभी भी रुचि को खुश नहीं रहने देगी। ऐसा मत बोल माँ, तू माँ है, उसे अच्छी दुआएं दे। रानी के पास अब पढ़ने के लिए काफ़ी सारे बच्चे आने लगे। तभी स्कूल की एक टीचर ने उसे बोला कि रानी, अगर तुम्हें पढ़ाना ही है तो तुम आगे की तैयारी क्यों नहीं करती? रानी को अपनी टीचर की बात अच्छी लगती है और फिर वो अपनी माँ से पैसे लेकर एनटीटी में दाखिला ले लेती है और शाम के समय वो बच्चों को ट्यूशन देती है। और उधर रुचि शादी करके अमीर तो बन गई, लेकिन वो खुश नहीं थी। उसकी सास उसे हमेशा गरीब होने का ताना देती। समीर, अपनी माँ को सीधे सीधे बोल दो, हर वक्त मेरी बेइज्जती ना किया करे।
आखिर अब मैं भी घर की बहू हूं, जब भी देखो मुझे गरीब होने के ताने देती रहती है। मुझे तो नहीं लगता कि कभी कुछ सही हो पाएगा। आज मैंने जरा ये अच्छी साड़ी क्या डाल ली तो मुझे बोल रही थी कि कभी देखी है इतनी महंगी साड़ी। इन छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लगाओ। अब हमने अपनी पसंद से शादी करी है तो ये सब तो होगा ही ना। कुछ दिन बाद ही रुचि अपनी माँ से मिलने के लिए आती है। घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी में से रुचि उतरती है और बहुत सारे गिफ्ट अपनी माँ और बहन के लिए लेकर आती है। समीर नहीं आया साथ में? नहीं माँ, उन्हें काम था इसलिए वो नहीं आए। मेरा तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था, इसलिए मैं चली आई। या वो इसलिए नहीं आया क्योंकि गरीबों के घर आते हुए उसे शर्म आएगी? माँ, पहली बार वो घर आई है, गुस्सा मत करो। आओ रुचि, बैठो और बताओ क्या चल रहा है। तू खुश तो है ना मेरी बहन? हाँ हाँ, सब बहुत अच्छा है। घर में सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे पास एक बड़ा सा कमरा है जिसमें एक बड़ा सा एसी लगा है। बाहर कितनी गर्मी है इसका तो एहसास तक भी नहीं होता, और खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। चलो शुक्र है, तू अमीर बनना चाहती थी तो बन ही गई। फिर सरोज अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है और जाते वक्त उसे एक साड़ी और कुछ रुपए देती है। और उधर जब रुचि ससुराल पहुंचती है, ये 250 रुपए की साड़ी दी है तुम्हारी माँ ने? ऐसी साड़ियां तो मैं अपने नौकरों को भी नहीं देती। और ये क्या, 151 रुपए? क्या तुम भी अपने घर में यही सब लेकर गई थी? यहां से तो तुम हजारों का सामान लेकर गई थी। तुम गरीब लड़कियां इसीलिए अमीर लड़कों से शादी करती हैं। तभी समीर वहां आ जाता है। माँ, मुझे पता है कि तुम हमारी शादी से नाराज हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी छोटी बातें करोगी। रुचि अब इस घर की बहू है। अगर आप इसे इज्जत नहीं दे सकती हो तो हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। फिर समीर रुचि को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। इसी तरह दोनों बहनों की जिंदगी चल रही थी। उधर रानी अपनी एनटीटी की पढ़ाई खत्म कर लेती है और एक सरकारी स्कूल में नर्सरी क्लास की टीचर लग जाती है। नौकरी लगते ही सबसे पहले वो अपनी माँ को काम पर जाने से रोकती है। नहीं माँ, बस मैंने कह दिया ना, अब तुझे लोगों के घरों में जाकर चारा काटने की जरूरत नहीं है। तू बस अब घर में रह और घर को देख। अभी माँ बेटी बातें कर ही रही थी कि रुचि रोते हुए आती है। क्या हुआ मेरी बेटी, इस तरह क्यों रो रही है? क्या तेरे ससुराल में कुछ हुआ है? उन लोगों ने कुछ कह तो नहीं दिया? रुचि रोते रोते अपनी माँ और बहन को बताती है कि किस तरह ससुराल में उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और दिन रात ताने मारे जाते हैं। ओह, मैं जानती थी बेटा ये सब होने वाला है आगे, पर तब तो तुझे मेरी हर बात बुरी लग रही थी। आज माना तू बहुत अमीर हो गई है, लेकिन सच बता, क्या तू खुश है? अगर यही मेहनत तूने अपने जीवन को संवारने में की होती और मेहनत और लगन के साथ अच्छी जगह नौकरी कर अमीर हुई होती तो गर्व के साथ कहती, और साथ ही साथ हमारा सर भी गर्व से ऊंचा होता। मैं ये नहीं कहूँगी कि तू कभी भी परेशान हो तो यहाँ मत आ, पर बेटा ये तेरा फैसला था और अब तुझे अपना घर देखना पड़ेगा। कुछ ऐसा कर जिससे तेरे ससुराल वाले तेरी इज्जत करें। देख बहन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा समय बुरा ज़रूर होता है, पर ऐसा नहीं है कि वो बदल नहीं सकता। तू समीर से बात कर और उसे बोल कि वो घर के लोगों को समझाए। तुम दोनों को मिलकर ही अब अपनी गृहस्थी अच्छी करनी है। काश काश ये बातें मुझे पहले समझ आती। तब तो बस मुझे लग रहा था कि एक अमीर लड़के से शादी हो जाएगी तो मेरी लाइफ बन जाएगी। पर माँ, मैं समझ गई हूँ, आज के समय में अपनी लाइफ खुद बनानी पड़ती है। रानी को भी तो देखो, कितनी इज्जत से नौकरी कर रही है और तेरा ख्याल भी कितने अच्छे से रख रही है। मैं अमीर हो गई हूँ, लेकिन ना तो मैं खुश हूँ और ना मैं तुम लोगों को खुश कर पा रही हूँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। थोड़ा संयम से काम ले और हालातों को समझकर ही काम किया कर, सब सही हो जाएगा। रुचि अपने घर आ जाती है, तभी उसे अपने सास के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर वहां जाती है तो देखती है कि घर के अंदर चोर घुसा हुआ है और सारा सामान बिखरा हुआ है और अलमारी खुली हुई है। उसकी सास नीचे गिरी हुई है और उसके पेट से खून निकल रहा है। सारी स्थिति अचानक से इतनी बदल गई कि रुचि को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने कमरे में रखा हुआ पीतल का एक बड़ा सा फूलदान उस चोर के सर पर दे मारा और रुचि चोर चोर करके चिल्लाती है। तभी घर का नौकर भाग कर आता है और चोर को पकड़ लेता है। वो अपने गले में पड़ा हुआ दुपट्टा निकालकर अपनी सास के पेट पर बांधती है
और एम्बुलेंस बुलाती है। हाँ हाँ समीर, पुलिस ले गई थी चोरों को पकड़कर, पर तुम जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मम्मी जी का काफी खून बह गया है। हाँ हाँ, मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ। तभी डॉक्टर आकर बोलते हैं कि हमें खून की जरूरत है। फिर रुचि का खून अपनी सास के खून से मैच कर जाता है, तो वो अपनी सास को खून देती है। तब तक समीर भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अभी उनकी हालत काफी बेहतर है, खून ज्यादा बह गया है तो इसलिए कमजोरी रहेगी, अभी कुछ दिन हॉस्पिटल में रहेंगी। ठीक है डॉक्टर, और मेरी वाइफ कैसी है? वो ठीक है, अभी उन्होंने खून दिया है तो वो भी थोड़ा कमजोर फील कर रही होंगी, उन्हें कुछ खिला पिला दीजिए। जब समीर की माँ की तबीयत थोड़ी ठीक होती है तो वो रुचि को अपने पास बुलाती है। मेरी प्यारी बहू, तूने उस दिन बहुत हिम्मत दिखाई और मेरी जान बचाई। कहा सुनी तो होती रहती है, सब भूल जाना और मुझे माफ कर देना। ऐसा मत कहो मम्मी, बस आप जल्दी ठीक होकर घर आ जाओ। रुचि और समीर हॉस्पिटल आकर रोज अपनी माँ का ख्याल रखते, और फिर जब वो हॉस्पिटल से घर पहुंचती है तो सब लोग खुशी खुशी रहते हैं।